वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हाल ही में NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किस विशेष पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी गलियारा। हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतागामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इन नए जन्मों के साथ अब चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 38 हो गई है। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने किस प्रसिद्ध परियोजना को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे 1987 में पाकिस्तान के विरोध के कारण रोक दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलबुल नौवहन परियोजना। हाल ही में किस देश ने सामरिक सैन्य अभ्यास के दौरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। 2026 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेप्टाथलॉन। और हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सिक्किम में मिट्टी के नीचे रहने वाले एक नए सूक्ष्मजीव की खोज की है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है लेपिडोकैम्पा सिक्किमेंसिस। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को इस चमत्कारिक सामग्री का वैश्विक केंद्र बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। और मिलान अभ्यास के लिए विशाखापत्तनम पहुंची INS तरंगिणी को मुख्य रूप से किस प्रकार के जहाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है नौकायान प्रशिक्षण पोत के रूप में। और खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का क्वेश्चन। हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस दिन को किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 फरवरी को। ठीक है, 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। विश्व मानव विज्ञान दिवस की कोई निश्चित तारीख नहीं है, यह हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2026 में यह 19 फरवरी को पोस्ट किया गया है। और मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी मनुष्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें इंसान के अतीत यानी इतिहास, वर्तमान, उनके व्यवहार, जैविक विकास यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और समाज व संस्कृति का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2015 में अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा की गई थी। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया, लेकिन 2016 में इसे विश्व स्तर पर घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली बार ज्वारीय बाढ़ को आधिकारिक तौर पर राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण आने वाली ज्वालामुखी बाढ़ को आपदा की श्रेणी में रखा है। ज्वारीय बाढ़ चक्रवात की तरह अचानक नहीं आती है, बल्कि दिन में 2 बार समुद्र का स्तर बढ़ने से होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान यह बहुत तेज हो जाती है और निचले इलाकों में समुद्र का पानी घुस जाता है। आपदा घोषित होने के बाद अब प्रभावित लोगों को राज्य आपदा राहत कोष से आर्थिक मदद और मुआवजा मिल सकेगा। पहले इसे एक सामान्य प्राकृतिक घटना मानकर मदद नहीं दी जाती थी। और केरल के 9 तटीय जिले इससे प्रभावित हैं। कोच्चि और अल्लापुझा जैसे इलाके समुद्र तल के बहुत करीब या नीचे होने के कारण सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। और केरल ने इसके अलावा बिजली गिरना, लू और मानव वन्यजीव संघर्ष को भी पहले ही राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रांतीयकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए PMS पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम ने PMS पोर्टल लॉन्च किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने PMS यानी
प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मुख्य काम वेंचर स्कूलों यानी निजी प्रयासों से खुले स्कूल और उनके शिक्षकों को सरकारी सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। यह पोर्टल उन स्कूलों और कॉलेजों के लिए है जो 1 जनवरी 2006 से पहले स्थापित हुए थे। इसमें प्राथमिक से लेकर डिग्री कॉलेज तक के शिक्षक आवेदन कर सकेंगे और यहाँ पर गुरु दक्षिणा योजना भी चलाई गई है। सरकार ने बजट में उन शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा योजना शुरू की है जो तकनीकी कारणों से सरकारी सेवा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले यह प्रक्रिया कागजी थी जिससे अनियमितताओं की शिकायतें आती थी। अब डिजिटल डेटाबेस होने से भ्रष्टाचार कम होगा और काम तेजी से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित ई वोटिंग सेग BHR ऐप में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस मुख्य तकनीकी का उपयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। और यहाँ पर सेग BHR का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है स्टेट इलेक्शन कमीशन, BHR का मतलब है बिहार, ठीक है। तो सेग बिहार का मतलब है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार। बिहार ने भारत का पहला मोबाइल आधारित रिमोट वोटिंग प्लेटफॉर्म पेश किया है। इसे राज्य चुनाव आयोग और CDAC ने मिलकर तैयार किया है। सत्यापन प्रक्रिया जो है इसके 3 लेयर होंगे वेरिफिकेशन के। पहला OTP प्रमाणीकरण यानी प्राथमिक पहचान के लिए OTP का यूज किया जाएगा और AI फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि चेहरे की पहचान और लाइव सेल्फी के जरिए जीवित होने की पुष्टि की जाएगी, ठीक है। और EPIC डेटा मैच, इसका क्या मतलब है? मतदाता पहचान पत्र के सरकारी डेटाबेस से मिलान किया जाएगा, ठीक है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्या क्या किए गए हैं? तो ब्लॉकचेन सिस्टम का यूज किया जाएगा। प्रत्येक वोट एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यानी विकेंद्रीकृत बही खाता में दर्ज होता है जिसे इसे बदलना या हैक करना नामुमकिन है। और डबल एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। वोट डालने से लेकर गिनती तक डेटा पूरी तरह से कोड में बदल जाता है और गोपनीयता रखी जाएगी। वोट को डी आइडेंटिफाई किया जाएगा यानी अधिकारी यह नहीं जान पाएगा कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट दिया है। वर्तमान में यह सिस्टम केवल एंड्रॉयड सिस्टम्स पर उपलब्ध है। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान चेहरे की पहचान में विफलता और डिवाइस शेयरिंग जैसी कुछ तकनीकी चुनौतियों पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मानव फ्रेमवर्क का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मॉडल फॉर AI ड्रिवन नेटवर्क एंड ऑटोनॉमस व्हीकल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसे विशेष रूप से स्वायत्त प्रणालियों जैसे बिना ड्राइवर वाली कारों या ड्रोन के बीच सुरक्षित संचार और नेटवर्क प्रबंधन के लिए डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो भी गाड़ियां होंगी वो ड्राइवर लेस होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पुरस्कार 2026 के मेजबान शहर के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुंबई को इसके लिए चुना गया है। प्रिंस विलियम ने घोषणा की है कि साल 2026 का अर्थशास्त्र पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह घोषणा मुंबई जलवायु सप्ताह के दौरान की गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि मुंबई जलवायु सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसे पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2020 में प्रिंस विलियम ने की थी। यह हर साल 5 विजेताओं को उनके क्रांतिकारी पर्यावरण समाधानों के लिए 10 लाख पाउंड यानी लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए का पुरस्कार देता है। प्रिंस विलियम के अनुसार भारत दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जलवायु शक्तियों में से एक है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है, ठीक है। जो इनके क्या क्या लक्ष्य होते हैं, जो 5 अर्थशास्त्र हैं उन्हीं को ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो सबसे पहला है प्रकृति की रक्षा और बहाली, दूसरा है स्वच्छ हवा और तीसरा है महासागरों का पुनरुद्धार और कचरा मुक्त दुनिया और जलवायु सुधार, ठीक है। मुंबई में इस आयोजन का मतलब है कि दुनिया अब भारत को जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में एक ग्लोबल लीडर के रूप में देख रही है।
इससे भारतीय स्टार्टअप्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी को वैश्विक पहचान मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कोच्चि में पिस्टल श्रिम्प की एक नई प्रजाति खोजी है। इसका नाम किसके सम्मान में अल्फियस मधुसूदनई रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बी मधुसूदन कुरुप। ठीक है, प्रोफेसर बी मधुसूदन कुरुप के सम्मान में इसका नाम अल्फियस मधुसूदनई रखा गया है। तो कोच्चि के मुहाने वाले क्षेत्रों में झींगे यानी श्रिम्प की एक नई प्रजाति मिली है जिसे अल्फियस मधुसूदनई नाम दिया गया है। पिस्टल श्रिम्प को स्नैपिंग श्रिम्प भी कहा जाता है। इसके पास एक विशेष पंजा होता है जिसे तेजी से बंद करने पर चटकने की बहुत तेज आवाज निकलती है। यह आवाज पानी के भीतर शिकार को डराने या बातचीत के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इस झींगे का पारिस्थितिक महत्व क्या है? तो ये झींगे मैंग्रोव और दलदली इलाकों में बिल खोद कर रहते हैं और बिल खोदने से मिट्टी के अंदर दबी जहरीली गैस बाहर निकल जाती है जिससे मैंग्रोव जंगलों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ठीक है, इसका नाम केरल मत्स्य विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर बी मधुसूदन कुरुप के सम्मान में रखा गया है। यह इस क्षेत्र के किसी मुहाने यानी बैक वाटर से दर्ज की गई इस परिवार की पहली प्रजाति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किस मंत्रालय ने एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप्स बुक का अनावरण किया है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य भारत के एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स की ताकत को दुनिया को दिखाना है और यह दस्तावेज बताता है कि भारत अब केवल एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया के लिए एआई समाधान बना रहा है। ठीक है, कुछ प्रमुख आंकड़े हैं, देख लेते हैं। तो ग्लोबल रीच क्या है? विकास चरण यानी ग्रोथ स्टेज की लगभग 68% भारतीय एआई स्टार्टअप अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। और क्षेत्रीय विविधता क्या है? एआई अब केवल बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु या दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा में एआई के उपयोग पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में 100 बेहतरीन एआई समाधानों की सूची दी गई है जिनमें से 10 बड़े समाधानों को अगले 12 से 18 महीनों में पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू करने का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य खुद को व्यावहारिक एआई नवाचार के लिए दुनिया की उपयोग मामला राजधानी के रूप में स्थापित करना है। इसका मतलब है कि भारत ऐसे एआई समाधान विकसित करेगा जो आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बहुभाषी वॉइस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉइस इरा। ठीक है, वॉइस इरा को हाल ही में लॉन्च किया गया है। वॉइस इरा एक ओपन सोर्स वॉइस एआई सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसकी तकनीकी सबके लिए उपलब्ध है ताकि सरकारी विभाग और स्टार्टअप्स बिना किसी बड़ी कंपनी पर निर्भर हुए वॉइस सर्विस बना सके। इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने भाषिनी डिवीजन के आईआईटी बेंगलुरु और AI4 भारत यानी IIT मद्रास के सहयोग से तैयार किया है। भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए ऐसी डिजिटल सेवाएं बनाना जिन्हें लोग अपनी मातृभाषा में बोलकर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इनका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होगा? तो सबसे पहले कृषि, किसान अपनी भाषा में बोलकर खेती की सलाह ले सकेंगे। और शिक्षा में छात्र वॉइस आधारित सहायता प्राप्त कर सकेंगे। और शिकायत निवारण, कॉल सेंटर के बजाय एआई फोन पर लोगों की समस्याएं सुनेगा और हल करेगा। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI ने पैसे के लेन देन को बदला, वैसे ही वॉइस इरा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए आवाज को मुख्य माध्यम बनाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, पंजाब के किस शहर को विज्ञान नगर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन।
किस देश को पनीर की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। ठीक है, स्विट्जरलैंड को पनीर की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह देश एममेंटल और ग्रुएर जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पनीर के उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।